हम सर्कुलर मोशन स्टार्ट करेंगे। सर्कुलर मोशन में दो पार्ट्स हैं, सर्कुलर काइनेमेटिक्स और सर्कुलर डायनेमिक्स। सर्कुलर काइनेमेटिक्स में फोर्स का जिक्र नहीं आएगा, है ना। तो हम बात करते हैं सर्कुलर काइनेमेटिक्स, ठीक है। अब हम पहले से बात करते हैं कि एक्सेस क्या होता है। तो एक्सेस की डेफिनेशन होती है, एक्सेस इज लोकस। लोकस का मतलब टेंशन मत लेना, कलेक्शन ऑफ पॉइंट्स इक्विडिस्टेंट फ्रॉम सर्कुलर पाथ और इट इज a line passing through center of a circle and perpendicular to the plane of circle, ठीक है ना। कहने का मतलब क्या मैं समझा रहा हूँ, जैसे कि मान लो कि ये कोई चीज़ है, ठीक है। जब भी मैं किस चीज़ को ऐसे ओवल बनाता हूँ, गोल चीज़ को, तो गोल चीज़ को ओवल बनाने का मतलब क्या होता है बेसिकली, कि वो पेपर के प्लेन के परपेंडिकुलर है। तुमको वैसे समझा नहीं, मैं कहता हूँ अभी समझाता हूँ। लो देखो, जैसे मान लो ये कोई खिलौना है, सॉरी कॉल आ गया था। तो मैं क्या करता, जैसे खिलौना है, ठीक है ना। खिलौना ऐसे उसको छोड़ दो तो ऐसे हिलते रहता है थोड़ी देर तक ना, गाड़ी लूम लगा दो ऐसे दर 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 दर। अब इसका क्या है कि अगर आप इसके ये नीचे सर्कुलर है, अब आप सामने से देखोगे तो ऐसा दिखेगा, लेकिन अगर साइड से देखोगे तो ये ओवल दिखेगा, दिख रहा हो। अब मैंने इसको ऐसे वर्टिकल से कर दिया तो ओवल दिख रहा है, ठीक है ना। ये वर्टिकल से कर दिया तो ओवल दिख रहा है, ठीक है। तो यह गोल ही, लेकिन ऐसे गोल, ऐसे सर्कुलर, ऐसे ओवल। तो इसका मतलब ये होता है कि चीज़ गोल है, परंतु ये है। अब देखो, तो मैंने एक्सिस की दो डेफिनेशन दी। पहले डेफिनेशन मैंने ये दी, नहीं पहले दूसरे डेफिनेशन में चलते हैं, कि वो बेसिकली इसके सेंटर से गुजरने वाली लाइन है जो इसके प्लेन के परपेंडिकुलर। तो इसका प्लेन जो है वो ऐसा है, इसका प्लेन ऐसा है, ठीक है ना। अब इसका प्लेन ऐसा है, अब इसके सेंटर से गुजरने वाली लाइन ये है ना। और ये सेंटर से गुजरने वाली लाइन इसके प्लेन के परपेंडिकुलर है, ठीक है ना। तो इसके प्लेन से ये लाइन परपेंडिकुलर है, ऐसे है ना, इट्स परपेंडिकुलर। तो यहाँ पर हम ऐसे दिखाएंगे ना, ठीक है। तो ये इसके परपेंडिकुलर है, ठीक है। तो ये इसके प्लेन के परपेंडिकुलर है, तो ये उसका प्लेन है, ठीक है। और ये जो है वो प्लेन के परपेंडिकुलर है, ठीक है। अब क्या हुआ कि ये हो गया आपके पास, ठीक है। अब ये एक्सिस है। अब एक्सिस में एक और चीज़ देखो कि मैंने क्या बोला कि इट इज़ अ कलेक्शन ऑफ पॉइंट्स इक्विडिस्टेंट फ्रॉम अ सर्कुलर पाथ। अब देखो मेरी बात समझना कि अगर इसी को मैं क्या करता हूँ, इसी को मैं ऐसे देखता हूँ कि जैसे कि अब ये वाला पॉइंट है, मान लो कि ये कोई पॉइंट है, मान लो डिस्टेंस x है। तो अगर मान लो एक पॉइंट कोई सर्कुलर मोशन कर रहा है, मान लो यहाँ से यहाँ है, यहाँ से यहाँ है, यहाँ से यहाँ है। आप समझना इस चीज़ को कि अगर मान लो कि यहाँ से कोई एक्स डिस्टेंस से पॉइंट है, अब आप समझना कि इस पॉइंट का यहाँ से जो दूरी होगी वो होगी, अगर मान लो इसका रेडियस r है तो √r² प्लस x², ये तो डिस्टेंस होगा, इसका भी डिस्टेंस यही होगा। इनफैक्ट मैं आपको समझाऊं कि इस सर्कुलर पाथ में कहीं से भी इसका डिस्टेंस नाप लो, वो इतना ही होगा। तुम दिख नहीं रहा है जो भी है, लेकिन ऐसा है। जैसे कि मान लो मैं आपसे क्या कह रहा हूँ, सपोज मैं कह रहा हूँ कि कोई पॉइंट सपोज यहाँ भी है ना। तो अगर यहाँ भी कोई पॉइंट है तो ये x है, ये r है। अब ये एंगल 90 डिग्री है, तुमको कैसे, हमको तो 90 दिखने चाहिए। अब ये देखो, दिखने के चक्कर मत पड़ो। जैसे कि मान लो ये देखो, ठीक है ना, सही है। अब आप इसको सीधा कर लो, ठीक है, पेंसिल सीधा कर लो। तो अगर आप देखो, अगर आप एक सेकंड होल्ड करो, मैं कह रहा हूँ कि अगर आप यहाँ से पेरिफेरी को जोड़ लो, तो ये पेरिफेरी से सेंटर और ये लाइन ये 90 डिग्री पे है। ये पेरिफेरी से सेंटर जोड़ लो, लाइन 90 डिग्री, तो ये पेरिफेरी से सेंटर और ये लाइन 90 डिग्री पर है। तो दिख नहीं रहा, दिखने का कुछ नहीं है। देखो हर एंगल 90 डिग्री जरूरी 90 डिग्री दिखे। जैसे मान लो ये एंगल 90 डिग्री है ना। अब आप ऊपर कर लो, है ना, ठीक है। अब आप जैसे मान लो ऐसे दूर ले जाओ,
तो जैसे कि मैं कह रहा था कि ये दोनों चीज़ें 90 डिग्री पे हैं, लेकिन अभी भी ये वही इतना ही है, लेकिन आपको देखने में बड़ा दिख सकता है। अभी भी ये 90 डिग्री है, ठीक है ना, अभी भी 90 डिग्री है ना। अब देखो तो 90 डिग्री है, सामने देखो ना। लेकिन जब अब मैं यहाँ से ऐसे देख रहा हूँ तो कई बार क्या होता है, जैसे कि प्लेन बदलने से एंगल छोटे बड़े दिखते हैं। ये 90 डिग्री है, सीरियसली 90 डिग्री है, ठीक है ना। लेकिन अगर थोड़ा प्लेन बदल दूँ, इसको मैं थोड़ा नीचे कर दूँ, तो आपको एंगल कम दिखेगा, ठीक है। तो एंगल छोटा बड़ा दिख सकता है, लेकिन नापोगे तो 90 ही होगा। जैसे कि मान लो, मैं आपको समझाता हूँ, जैसे कि मान लो कि हम लोग कई बार क्यूब बनाते हैं, ठीक है। अब ये कोई क्यूब है, ठीक है। अब मुझे बताओ कि ये एंगल कितना है, 90 है। लेकिन इस डायग्राम 3D में ऐसा होता है, नहीं दिख रहा डायग्राम में। ये एंगल कितना है, ये भी 90 है, ये भी 90 है। ये छत की लाइन है, ये दीवार की लाइन है। तो ऐसा नहीं कि नहीं दिख रहा तो नहीं है, तो 3D में लफड़ा होता है। अब क्या हुआ, एंगल 90 डिग्री यार, ये भी कितना हो जाएगा, r² + x²। तो कहने का मतलब ये हुआ कि अगर आप यहाँ पर कोई पॉइंट ले लो, वो x कुछ भी हो, x बढ़ेगा तो ये भी दूरी बढ़ जाएगी। अब ये 1 हो, 2 हो, 3 हो, आप इस एक्सिस पे कहीं भी होगे, आप इस एक्सिस पे कहीं भी होगे, मतलब इसके सेंटर से परपेंडिकुलर जाके कहीं भी होगे, हर जगह हर सर्कुलर पाथ के हर पॉइंट से दूरी सेम रहेगी, ठीक है। तो बेसिकली कुल मिला के सेंटर से परपेंडिकुलर डाल दो एक्सिस, ठीक है। अब हम चलते हैं आगे। अब ध्यान रखना, ऑल एंगुलर क्वांटिटीज, अब एंगुलर क्वांटिटीज कोई भी हो, कई बार एंगुलर डिस्प्लेसमेंट होता है, तो सभी एंगुलर क्वांटिटीज, अब कौन कौन सी एंगुलर क्वांटिटीज होती हैं जहाँ भी एंगुलर वर्ड आ जाए, जैसे एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, एंगुलर वेलोसिटी, एंगुलर एक्सेलरेशन, ठीक है ना, हैव एक्सियल डायरेक्शन। तो जहाँ भी एंगुलर वर्ड आ जाए उन सब की डायरेक्शन एक्सियल होगी। एक्सियल का मतलब एक्सिस के लॉन्ग, एक्सिस के लॉन्ग मतलब जैसे कि मान लो ये कोई चीज़ है तो उसके एक्सिस ये है ना, तो उसकी डायरेक्शन या तो इधर होगी या तो इधर होगी, ठीक है ना। जैसे मान लो ये कोई चीज़ है तो ये इसका एक्सिस है, तो ये एक्सिस है इसका ना। तो कोई भी एंगुलर वर्ड आ जाए तो उसकी डायरेक्शन या तो एक्स इधर होगी या इधर होगी, है ना, मतलब एक्सिस के लॉन्ग ही होगी। अगर ऐसे सर्कुलर तो इधर की तरफ होगी, ठीक है। ठीक है भाई, तो एक्सियल डायरेक्शन, और एक्सियल डायरेक्शन का मतलब और डायरेक्शन परपेंडिकुलर टू प्लेन ऑफ सर्कल। तो एक ऐसी डायरेक्शन जो कि सर्कल के प्लेन के परपेंडिकुलर है, ठीक है। अब हम चलते हैं आगे। अब पहले स्टार्ट करते हैं एंगुलर पोजीशन। ये बिल्कुल काइनेमेटिक जैसे चलेगा, ठीक है। एंगुलर पोजीशन को कैसे दिखाएं, मान लो फाई से दिखाते हैं, वैसे किसी से दिखा सकते हो, फाई से, थीटा से, आपकी इच्छा है। तो इट इज पोजीशन, इट इज एंगल फ्रॉम अ रेफरेंस एंगल फॉर अ रेफरेंस लाइन। कहने का ज़्यादा नहीं सोचना, ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना। जैसे मान लो कि ये एक रेफरेंस लाइन है, ठीक है ना। अब यहाँ से कोई चीज़ कितने एंगल पर है, तो जैसे मान लो कोई चीज़ यहाँ है तो ये इसकी एंगुलर पोजीशन होगी, यहाँ होगी तो ये हो जाएगी, यहाँ होगी तो ये हो जाएगी, एंड सो ऑन, ठीक है, सही है। अब बात करते हैं एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। तो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट जो होता है उसको हम थीटा से दिखाते हैं, और जो थीटा होता है वो होता है फाइनल एंगुलर पोजीशन माइनस इनिशियल एंगुलर पोजीशन, ठीक है। अब कहने का मतलब क्या, बहुत सिंपल है, मैं समझाता हूँ कि सपोज आप इस एंगुलर पोजीशन पे थे और आप इस एंगुलर पोजीशन पे चले गए, ठीक है ना। आप यहीं से, यहाँ से, जैसे मान लो आप 30 डिग्री से 50 डिग्री चले गए, तो ये जो चीज़ है ना आपकी, इसको बढ़ा दो, इसको बढ़ा दो, ये जो चीज़ है आपके पास, ये एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। अब ये कितना होगा, ये होगा 5 फाइनल माइनस 5 इनिशियल, ठीक है ना, सही ना, समझ रहे बात। जैसे मान लो ये 30 है, ये 50 है, तो ये कितना होगा, 50 में से 30 गया, ठीक है, 50 में से 30 गया, 20 आ गया, ठीक है, समझ रहे मेरी बात। अब आगे चलते हैं। अब होता क्या है कि मैं पहले भी जिक्र कर चुका हूँ, फिर जिक्र कर रहा हूँ, ठीक है, और जिक्र इस बात कर रहा हूँ कि बेसिकली ये थीटा है ना, नपता कैसे, तो थीटा इज मेजर्ड इन रेडियंस। थीटा रेडियंस में नपना चाहिए, डिग्री में
नाप सकते हो, लेकिन इन जनरल थीटा रेडियंस में होता है। और थीटा जो होता है वो L/R होता है, ये पहले बता चुका। L होता है आर्क लेंथ, R होता है रेडियस, ठीक है। अब आर्क लेंथ पर रेडियस क्या होती है मैं समझा देता हूँ। जैसे कि मान लो हम लोग बचपन से 90 डिग्री को π/2 बोलते हैं। क्यों बोलते हैं? क्योंकि यहाँ जो एंगल होगा, है ना, जैसे कि आर्क लेंथ पर रेडियस का मतलब कुछ नहीं होता। जैसे आपको ये एंगल नापना है, ये एंगुलर डिस्प्लेसमेंट यहाँ से यहाँ आ गया, तो ये आर्क लेंथ हो गया, रेडियस हो गया, तो थीटा हो गया L/R, ठीक है। ऐसे इस केस में थीटा कितना होगा? अब देखो इस केस में थीटा कितना होगा? ये L/R। अब कितना होता है कि भाई ये टोटल जो है 2πr है सरकमफ्रेंस, आधा सरकमफ्रेंस πr होता है, आधे का आधा कितना होगा? πr/2। भाई रेडियस कितना r है? आंसर हो गया π/2। तो जब भी आप इसको L/R से करके निकालते हो वो रेडियन में आते हैं, ठीक है। आगे चलते हैं, पेज नंबर 3। तो अब जैसे मान लो कि आप यहाँ से यहाँ गए A to B, अब आपके पास एंगल ये हो गया, अब ये होगा फिर L/R, आर्क हो गया AB बाई रेडियस। अभी आर्क कितना होगा? πr/r, कितना होगा? थीटा पाई, ठीक है। तो पाई रेडियन हो गया, सही है। कन्वर्जन मैं पहले बता चुका हूँ कि पाई रेडियन को हम 180 डिग्री बोलते हैं, ठीक है ना। तो इससे आप कन्वर्ट कर सकते हो। जैसे कोई आपसे बोले कि 50 डिग्री कितने रेडियन, तो सिंपल सी बात है कि 180 डिग्री का मतलब पाई रेडियन, 1 डिग्री का मतलब π/180 रेडियन, और 50 डिग्री का मतलब π/180 इंटू 50, यानी कि 5π/18 रेडियन, ठीक है। तो ऐसा आप कन्वर्ट कर सकते हो, सिंपल सी बात। पाई रेडियन में 180 डिग्री, 1 रेडियन में, है ना, तो 1 डिग्री में π/180 रेडियन। अब जितने डिग्री का निकालना है उसको π/180 से मल्टीप्लाई कर दो, काम खत्म, ठीक है। अब चलते हैं आगे। अब विडंबना ये है कि ये जो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट है थीटा, इसकी डायरेक्शन भी होती है, ठीक है। तो थीटा हैज अ डायरेक्शन, थीटा हैज अ डायरेक्शन विद मैग्नीट्यूड। थीटा का मैग्नीट्यूड होता ही है, लेकिन साथ में डायरेक्शन भी होती है। एंड इट इज एक्सियल given by RHCR, right hand curl rule। अब क्या होता है मैं समझाता हूँ। जैसे मान लो सपोज कि अब कोई चीज़ ऐसे चल रहा है, कितना भी एंगल चले फ़र्क नहीं पड़ता, यहाँ से यहाँ जाए, यहाँ से यहाँ जाए, पूरा चले। अब ऐसे चल रहा है, तो अब क्या होगा? थीटा एक्सियल डायरेक्शन में एक्सिस क्या होगा भाई? एक्सिस ये लाइन है बेसिकली, एक्सिस कुछ नहीं, एक्सिस ये चीज़ है ना, जो इसके प्लेन में जा रही है, इसका परपेंडिकुलर है। अब एक्सिस की डायरेक्शन या तो बाहर हो गया इनवर्ड, या अंदर हो गया। तो कैसे देखते हैं? हम क्या करते हैं, हम इसको ऐसे मोड़ लेते हैं, ठीक है। हम राइट हैंड लेते हैं और उसको कर्ल कर लेते हैं। अब अंगूठा डायरेक्शन देते हैं, अंगूठा कहाँ ऊपर है, तो इस केस में जो थीटा है वो आपके पास कहाँ हो गया? बाहर। तो बाहर का मतलब डॉट, ऐसी अंदर का मतलब क्या हो जाएगा? क्रॉस। अब जैसे कि मान लो कोई चीज़ ऐसे चल रही है, तो इसमें क्या करेंगे अपन अपने हाथों को, इसमें अपन क्या करेंगे, अपने हाथों को ऐसे मोड़ लेंगे, ठीक है। जैसे वो टर्न कर रहा है वैसे अपन ऐसे उंगलियों को मोड़ लेंगे, ठीक है। तो मैंने उंगलियों को ऐसे मोड़ लिया इस तरीके से, जैसे वो टर्न कर रहा है, मेरी उंगली ऐसे मुड़ गई राइट हैंड की, अंगूठा अंदर, तो अंदर हो गया, काम खत्म, ठीक है। तो एंटी क्लॉकवाइज बाहर और क्लॉकवाइज अंदर, ठीक है। आई होप यू अंडरस्टैंड। तो इस केस में थीटा जो हो गया वो अंदर हो जाएगा, तो थीटा तो बाहर होगा, अंदर होगा, है ना, इन दोनों केस में, ठीक है। अब हम चलते हैं आगे। चौथा पेज। तो कुल मिला के अगर सपोज मान लो कि आपसे कोई बोले कि भाई एक आदमी यहाँ से यहाँ गया 60 डिग्री ऐसे, थीटा कितना होगा? तो थीटा पहली बार 60 डिग्री है, तो ध्यान रखना 180 डिग्री में पाई नहीं,
1 डिग्री में पाई बाय 180 रेडियन और 60 में इंटू 60 कर लो तो पाई बाय 3 रेडियन हो जाएगा। ठीक है, देखो पाई 180 होता है, 60 पाई बाय 3 रेडियन हो गया ना। अब बात है डायरेक्शन। डायरेक्शन कैसे देखते हैं भाई, अब ये कैसे चल रहा है, क्लॉकवाइज चल रहा है। तो करना क्या है, कुछ नहीं करना, करना ऐसे है, क्लॉकवाइज चल रहा है तो अपनी उंगली को क्लॉकवाइज घुमा लो आप। ठीक है, उंगली को अपने क्लॉकवाइज दिखाया। अब देखो अंगूठा की तरफ, अंगूठा अंदर की तरफ है तो ये डायरेक्शन कहाँ की तरफ होगी, डायरेक्शन आपके पास होगी अंदर की तरफ, तो ये इनवर्ड हो जाएगा। ठीक है, अब आगे चलते हैं। इसके बाद एक बड़ी भयंकर सी चीज़ है, ठीक है, जो समझाना मेरे लिए थोड़ा मुश्किल काम है। तो फिलहाल आप रट लो और मैं कोशिश करूँगा कि आपको समझा दूँ, क्योंकि आमने सामने समझाना आसान होता है, वीडियो पे थोड़ा मुश्किल है। मतलब मैं देखता हूँ, लेट्स सी, है ना। लेकिन फिलहाल आप रट लो। थीटा एक अजीब चीज़ है। थीटा इज स्केलर इफ एंगल इज बिग एंड अ वेक्टर इफ एंगल इज स्मॉल। अगर एंगल बड़ा होगा तो वो स्केलर है और छोटा होगा तो वेक्टर है, बिकॉज बिग थीटा, थीटा बोलते हैं एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, डजेंट फॉलो, बिकॉज बिग थीटा डज नॉट फॉलो कम्यूटेटिव लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। क्योंकि बड़े एंगलों में कम्यूटेटिव लॉ नहीं लगता है। ठीक है, अब कम्यूटेटिव लॉ का मतलब क्या हुआ कि अगर एंगल बड़ा है तो ये चीज़ हमेशा सत्य नहीं है, नॉट ऑलवेज ट्रू। एक्चुअली वेक्टर में क्या होता है, वेक्टर में फंडा होता है कि a प्लस बी प्लस ए बराबर, जैसे कि मान लो, सोचना, जैसे मान लो आप सोचो एक पैरेललोग्राम है, ए वेक्टर या बी वेक्टर का, ये ए है तो ये भी ए है और ये बी है तो ये भी है। अब ए प्लस बी को ट्रायंगल लॉस जोड़ोगे यही आएगा और बी प्लस ए को जोड़ोगे तो भी ये आएगा। तो एक्चुअली वेक्टर में ए प्लस बी और बी प्लस ए बराबर होते हैं, इसी को बोलते हैं कम्यूटेटिव लॉ। ठीक है, लेकिन एंगलों में ये चीज़ नहीं होता। तुम बोलोगे सर ऐसा नहीं कि पहले हम 30 डिग्री घूमे फिर हम 60 डिग्री घूमे, या पहले हम 60 घूमे फिर 30 डिग्री घूमे, दोनों केस में 90 डिग्री घूमे। देखो ये सत्य है कई बार, लेकिन हमेशा सत्य नहीं है। जैसे कि मैं समझा रहा हूँ कि स्केलर वो होते हैं जो नंबर की तरह जुड़ते हैं, जैसे कि 4 किलो प्लस 4 किलो 8 किलो, लेकिन वेक्टर नंबर की तरह नहीं जुड़ते हैं, है ना। अब ऐसा नहीं कि वेक्टर नंबर की तरह कभी भी नहीं जुड़ते हैं, वेक्टर कभी कभार नंबर की तरह जुड़ जाते हैं। जैसे कि मान लो 4 ईस्ट प्लस 4 ईस्ट 8 ईस्ट, लेकिन सोचो 4 ईस्ट 4 वेस्ट 0 भी होता है, 4 ईस्ट 4 नॉर्थ तो 4 ये 4 रूट 2 रिजल्टेंट हो जाएगा। तो एक बार ही कोई चीज़ स्केलर की तरह जुड़ जाए तो ऐसा नहीं कि वो स्केलर ही होगी। ठीक है ना, सही है। तो जो चीज़ हमेशा वेक्टर के लॉ फॉलो करे वही वेक्टर है, और जो चीज़ हमेशा फॉलो ना करे वो वेक्टर नहीं है। अब बात यह है कि मैं तुम्हें कैसे समझाऊं कि अगर एंगल बड़ा होता है तो वो इस रूल को फॉलो नहीं करता। तो जब भी एंगल बड़ा होगा तो ये रूल फॉलो नहीं करता, इसलिए जो बड़ा एंगल होता है आपके पास, जो बड़ा एंगल होता है वो हमेशा स्केलर होता है और छोटा एंगल हमेशा क्या होता है, वेक्टर होता है। अब इस चीज़ को मैं सोचता हूँ कि मैं समझाऊँ कि ना समझाऊँ, लेट मी सी। चलो मेरे ख्याल से तो ये वीडियो ऑलरेडी बड़ी हो गई है तो मैं इसको समझा दूंगा, लेकिन फिलहाल आप रट लो इस चीज़ को कि अगर एंगल छोटा होगा तो वेक्टर होगा, बड़ा होगा तो वेक्टर नहीं होगा। क्यों? क्योंकि बड़े एंगल में 1 + 2 2 + 1 के बराबर नहीं होता। ठीक है, सो आप इसको रट लें और मैं इसको एक वीडियो के माध्यम से आपको समझा भी दूंगा। ऑल्दो दिस थिंग इज़ नॉट वेरी इजी टू अंडरस्टैंड, बट आप समझ जाओगे थोड़ा दिमाग लगा कर सुनोगे तो। ओके बच्चों, बाय। और मैं असाइनमेंट दे रहा हूँ इसकी, नहीं असाइनमेंट तो मैं क्या दूंगा, कोई असाइनमेंट इसमें बनती नहीं, अभी तक कुछ पढ़ाया भी नहीं, तो अगले लेक्चर में असाइनमेंट होगा। ओके बच्चों, बाय।